सो ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे आपका जीपेट एग्ज़ाम के बारे में। हालांकि स्पेसिफिकली हम जीपेट 2024 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जितना भी आप जीपेट के बारे में देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एग्ज़ाम होता क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में समझ में आएंगी। इसके साथ साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में इंक्लूड की है कि अगर आपका जीपेट नहीं होता है तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, आपको कैसे उन ऑप्शंस को यूज़ करना है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास इस बात का आंसर नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हैं जीपेट 70,000 के करीब लोगों ने दिया है और 5-6 हज़ार लोगों का जो है वो क्वालिफाई होता है। तो इसके बाद जो बच्चे बच गए हैं 65,000 और 64,000, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी आपके लिए बनाया हुआ है, फिर भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ों को। तो सबसे पहले जीपेट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उनसे एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं कि जीपेट है क्या, तो वो उन्हें पता नहीं होता है। हालांकि ये टेस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसे अपने थर्ड ईयर में या आप बोल सकते हैं सिक्स सेम में देते हैं, ट्राई करते हैं। इसके साथ साथ जो बी फॉर्म कर चुके हैं फाइनल ईयर में वो है तो एलिजिबल है ही। कुछ लोग पास आउट हो चुके हैं, एम फॉर्म कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। इसमें कोई आपका ऐसा एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जैसे आप फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में देखेंगे आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स विद एक्सपीरियंस कई जगह पर मेंशन है, कई जगह पर 28 है। एम्स वगैरह में मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ एक्सपीरियंस है वहाँ एज जनरल कैटेगरी के लिए 30 है, 31 ईयर है, लेकिन जीपेट के एग्जाम में कुछ ऐसा एज का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स का, तो इसमें कोई अटेम्प्ट्स का भी आपका कुछ ऐसा रोल नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, दो अटेम्प्ट, जैसे यूपीएससी में 6 या 7 अटेम्प्ट है, कुछ वैसा आपका कुछ नहीं है इसमें। और अगर आप देखोगे तो फार्मा में जीपेट एक आपका अकेला एग्जाम है। जीपेट के बाद आपका नाइपेट जरूर आता है, लेकिन मेन आप जीपेट पे ही फोकस करते हो। इसके बाद आपका एग्जाम जो है वो आप किस तरीके से करते हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो आप देखते हैं। नॉर्मली जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हो तो उसमें आपका 80 या फिर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 80 में से आप 40 ले आते हो तो आप पास हो। 50 100 में से आप 50 नंबर ले आते हो तब आप पास हो जाते हो। आपको यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात आपके रैंक की है। लेकिन यूजुअली अगर हम जीपेट का अभी तक का जितनी बार हुआ है, जितनी बार एनटीए ने लिया है, अगर आप 50% के करीब स्कोर कर लेते हो तो आपकी एक ठीक ठाक अच्छी रैंक आ जाती है। यानी अगर आप 500 मार्क्स का आपका पेपर है, अगर आप 50%, अगर 250 260 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छी रैंक पे। हालांकि ये बात मैं मार्क्स के हिसाब से कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया होगा वो कहेंगे कि अब आपका परसेंटाइल आ रहा है, तो हम उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे आएगा। क्योंकि परसेंटाइल आ जाए, ग्रेड दे दें, कुछ भी हो, वो आपका आएगा आपका मार्क्स से ही, आपके स्कोर से, कि आपने कितना स्कोर किया है उसी से आपका वो निकालते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो आपके 125 क्वेश्चन आते हैं। 125 में से अगर आप 62 63 क्वेश्चन ठीक कराते हो तो ये आपके नंबर 248 हो जाते हैं, और वो बहुत है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 होती है। ठीक है। अब आप स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करते हो वो आपके ऊपर है। यहाँ मैंने एक कॉमन स्ट्रेटेजी लिखी है कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपने 240 नंबर का पेपर किया है। तो सॉरी, आपने 400 नंबर का पेपर किया है अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है। अब आपने 100 में से आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो ठीक है, तो आप करोगे तो यहाँ तो ये 240 आ जाएगा, क्योंकि आपने 60 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो आपके 240 क्वेश्चंस आपके ठीक है। अब क्या होता है, आपके 40 क्वेश्चन गलत भी हैं तो आपका -40 भी होगा। जब आप 240 में से -40 करते हो तो आपके 200 मार्क्स आते हैं। अब आप 200 मार्क्स लेके ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते हो, ज़्यादा दुखी भी नहीं हो सकते हो।
क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर आपका पेपर क्वालिफाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो अगर आपको स्टार्टिंग में ही पेपर में आपको 62 65 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में पहुंच गए। इससे ज़्यादा अगर आपको आते हैं तो आपको करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ अगर आपको 60 65 क्वेश्चन ठीक ठाक मिल गए हैं, तो आप 15 क्वेश्चन पे गैस खेल सकते हो। मतलब गैस इन द सेंस कि आपको ये नहीं है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आता नहीं था, आप कुछ भी टिक करके आ गए हो, वैसा कुछ नहीं है। 15 क्वेश्चंस का मतलब है कि आप 15 क्वेश्चन करते हो जो आपको लग रहे थे कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आपके नंबर 60 होते हैं, 15 जो कि 60 डायरेक्ट। लेकिन आप मान लो 15 में से आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो आपके ये आपका कितना हो गया 20, पांचों का 20, और आपके गलत कितने हुए 10, तो आप -1 कर दोगे, तो यहाँ पर -10। फिर भी आप अगर यहाँ पर ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 10 नंबर का ओवरऑल फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने वो एक पॉइंट अचीव कर लिया है जिस पे आप सेफ पॉइंट पे हो, तो उसके बाद आप गैस कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा था इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको वो 10 या 20 नंबर का जो है वो बेनिफिट देखे जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पर आपको पहले एक सेफ जोन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और सेफ जोन मुझे ऐसा लगता है कि 50% 55% जो है वो बहुत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक किसी का, मेरे फ्रेंड का जो कि बहुत सालों बाद जिसने जीपेट दिया, उसका ये एक आपका स्कोर कार्ड है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो स्कोर एनटीए का स्कोर है वो आपका 76 है, जो भी क्वालिफाई किया है। और कट ऑफ यहाँ पे, क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं है, वो क्यों नहीं है आपको समझ में आ जाएगा। और ये कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 96 थी, जर्नल के लिए 90, जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए 90 थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ओबीसी के लिए 90, शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 77 और एसटी के लिए 57। इसमें इंक्लूड नहीं है पीडब्ल्यूडी का, जो कि आपकी फिजिकली जिनको कुछ दिक्कत है उनका इंक्लूड नहीं है, उनके भी ज़्यादा नहीं जाती है। तो अब आप देखिए आपके पास, ये आपको मैथमेटिकली इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करना है, आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लीजिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपका जो भी आपकी रैंक आ रही है या स्कोर आ रहा है, आप उसको निकाला कैसे जा रहा है। क्योंकि डायरेक्ट स्कोर तो आता नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आपने 240 नंबर का पेपर किया था तो 195 कट ऑफ है, ये तो लिखा हुआ आ ही नहीं रहा है। जो मैंने आपको इतना पीछे समझाया वैसा कुछ लिखा हुआ आ ही नहीं रहा है। तो अब आपको परसेंटाइल समझने की जरूरत है कि 96 परसेंटाइल और ये रैंक क्या है। तो उसके लिए आपको नौ छोटा सा फॉर्मूला आप रैंक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और आपके जो एनटीए ने स्कोर दिया है, क्योंकि आपको दो वैल्यू गिवन है यहाँ, एक आपको 76 जो है एनटीए का स्कोर गिवन है, और एक आपको ऑल इंडिया रैंक गिवन है जो कि यहाँ पर 14,911 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 100 माइनस रैंक बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100 करना है। आपको एक पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 100 यहाँ है तो रैंक यहाँ पर थी 14911, 14,911 टोटल स्टूडेंट्स जो इस बार जिन्होंने जीपेट दिया है, जो कि आए थे पेपर देने। रजिस्ट्रेशन करीब करीब 70,000 का था, जो लोग देने आए थे वो 62,000 था, 62,275। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.239 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.9, और आपका परसेंटाइल आ जाएगा 76.1। आप कहेंगे यहाँ पर 76.1 नहीं है, यहाँ पर 76.09978270। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 7 डेसिमल्स तक जो है आपका एनटीए लेता है, कि आपको 7 डेसिमल तक निकाला जाता है, और इसी डेसिमल्स में आपका रैंक डिसाइड हो जाती है, बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से परसेंटाइल समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर रैंक को लेके सॉल्व किया है। ठीक है, अब आपको अपनी परसेंटाइल निकालनी, आपको ये देखना है निकला कैसे, आया कैसे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये परसेंटाइल ही आएगा आपका यहाँ पर। इसका फॉर्मूला है टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव यू। इसका मतलब ये है कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं आपसे ऊपर 300 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर इस n की वैल्यू 300 हो जाएगी। लेकिन ये तो हमें गिवन ही नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स के नंबर हैं जो एनटीए देता है। एनटीए हमारी रैंक बताता है और एनटीए हमारी परसेंटाइल बताता है।
ठीक है, हम हमारे पास ये गिवन है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट और थे, एनटीए लगाता कैसे है, फॉर्मूला कैसे लगाता है, वो वही है। तो मान लो किसी की परसेंटाइल आपकी 95 है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का नंबर हम वहीं ले रहे हैं 62,275। ये एन हमें नहीं पता है, क्योंकि जो हमारे पास ये डेटा नहीं होता है कि हमसे कितने स्टूडेंट ऊपर है, वो डेटा आपका एनटीए के पास ही होता है, क्योंकि उन्हीं को रिजल्ट निकालना है इनटू 100। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एन को निकालने के लिए मैं इसको जो है आपका यहाँ लेके गया हूँ और 100 आपका नीचे आ गया। ये आप नॉर्मली देखेंगे कि इसको आप यहाँ ले जाओ और ये 100 नीचे आ जाएगा आपके, तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन होगी। तो यहाँ नंबर जो आएगा वो आएगा 59,161, यानी 59,161। इसके बाद आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपसे ऊपर 3,000 आपका 113 बच्चे, यानी 3113 आप बोल लो, 3,013 बोल लो, ठीक है। तो 3113 बच्चे आपके पास थे जो कि आपसे ऊपर है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से एनटीए निकालता है। अब आप सोचोगे कि इतना 95 परसेंटाइल ला के भी 3-4 हज़ार बच्चे ऊपर हैं, तो इसमें मैं बता दूं, इसमें आगे और आपके फॉर्मूलेज लगाए जाते हैं। उसमें आपका ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, उसमें आपका फिर बच्चों को डिवाइड किया जाता है और उसके हिसाब से फिर आपकी जो रैंक है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको इसलिए याद रखना है। तो यहाँ पर एन को आप सीधा सीधा देख लो कि जितने बच्चे आपसे कम ऊपर होंगे, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ कि जितने बच्चे आपसे कम ऊपर होंगे उतना आपकी रैंक अच्छी होगी, और जितने स्टूडेंट्स आपसे नीचे हैं, या आप समझ लीजिए वो आपका स्कोर की वजह से है। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है, स्कोर पे। ये मैंने ज़रूर आपको बता ज़रूर दिया है कि कैसे निकाला, क्यों निकाला, किस लिए परसेंटाइल में आ रहा है, या आपको यहाँ पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आप स्कोर पे जब तक ध्यान नहीं देंगे, आप चाहे कितना समझ ले पैटर्न को, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ें की, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर हम एग्जाम की बात करें, तो आपका केमिस्ट्री में 152 मार्क्स का है, जो कि आपका 38 क्वेश्चन है। अब केमिस्ट्री बोलने को सिर्फ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। आपकी मेड केम इंक्लूडेड है, आप जितने सेमेस्टर में पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, या आप एक इंस्ट्रूमेंटल जो आप पढ़ते हो 6th या 7th सेम में, वो भी आपका इंक्लूडेड है। तो इन सारों से मिला के आपके 38 क्वेश्चन है। और अगर आप मान लो आपको किसी में आप वीक हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वहीं आप फार्मास्यूटिक्स में अगर आप बात करेंगे, तो फार्मास्यूटिक्स में भी आपके 38 क्वेश्चन है, और ये आपका 152 मार्क्स का ही है। 38 क्वेश्चंस को भी आप अलग अलग, जितनी आपने फार्मेसी पढ़ी है, फार्मा टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल फार्मेसी आप बोलते हो, तो डिस्पेंसिंग है, बहुत सारी जितने आपने टाइप की सूटिक्स आपकी आती है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हैं या कुछ और है, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह जो भी है, वो आपका सिर्फ इसी में ही आता है, फार्मास्यूटिक्स में। और ये अच्छा आपका स्कोरिंग होता है। हालांकि ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा बताऊंगा। कोग्नोसी के क्वेश्चन आपके 10 हैं, और इसमें आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी आपसे कई बार मिला के पूछ लिए जाते हैं। फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन 28 है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को 28 समझने की गलती ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं वो आपके ज़्यादातर फार्माकोलॉजी से ही रिलेटेड होते हैं, या मैं कहूँ आपका जो क्लिनिकल वाली चीज़ें हैं वहाँ से रिलेटेड होते हैं। तो आप इसमें 5 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए तो ये 33 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आपको कोलॉजी नहीं आती होगी आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप अभी मैं यहाँ पर 28 लिख रहा हूँ, और जो आपके अदर्स हैं वो 11 हैं। अदर्स में आपकी जूरिस वगैरह कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स से कुछ एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल में जो आपका इन्वॉल्व है। अगर आप 38 में से यहाँ पर अगर आप 20 क्वेश्चन करते हैं, सूटिक्स में आप 25 करते हैं, यहाँ आप 5 करते हैं, यहाँ आप 20 करते हैं, और यहाँ आप 5 या 6 करते हैं, तब भी आप देखेंगे आप करीब करीब अच्छे क्वेश्चंस के आसपास पहुँच जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20, 45, 50, 70, 75। तो आपने करीब करीब 70 क्वेश्चंस कर दिया, अगर आप आधे आधे क्वेश्चन लगा के चल रहे हैं, क्योंकि 38 का आधा आप करेंगे तो 19 हो जाएगा। सूटिक्स मैंने इसलिए आपका थोड़ा सा रखा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ सिर्फ आपको चीज़ें सिर्फ अगर आपने पढ़ी हैं तो आप डायरेक्ट उसको ठीक
क्लिक कर दोगे। ज़्यादा मैथमेटिकल आता नहीं है, इसलिए 125 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे मोर देन इनफ है। और 125 में से अगर आप 70-75 क्वेश्चन ठीक पकड़ रहे हो तो मतलब आप बहुत अच्छी रैंक पे जाने वाले हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बैच है हमारा उसका ऐसा नाम क्यों है, तो उसका नाम ये है क्योंकि एक वायरस के बेस पे है, वेस्टर्न आइल के ऊपर। तो वेस्ट नाइल एक वायरस है जो कि इंडिया में अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है, तो मैंने पढ़ा था तो इसी हिसाब से वो बैच को स्टार्ट किया है। गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती है, आपको एग्जाम के बारे में प्रॉपर नहीं पता होता, स्ट्रेटेजी के बारे में प्रॉपर नहीं पता होता, और कई बार आप लोग लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे बात ये है, जैसे आप अब फोर्थ ईयर में कोई स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्थ सेम में कोई स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड सेम तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बने होंगे, तो 10-15 क्वेश्चंस के लिए अगर आप पहले पढ़ते होते तो ज़्यादा अच्छा होता, अब आपको दोबारा से सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मा में सिर्फ एक जीपेट जो है वो इकलौता एग्जाम है, अगर आपको एटलीस्ट ये क्वालिफाई कर लेना चाहिए। और कुछ जॉब्स या फील्ड के बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि उनको जीपेट कर लिया, अब जीपेट के बाद क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, किस कॉलेजेस में जाना है, वो सब। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वाई ओनली जीपेट, आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट ना रहे, आप गेट पे रह सकते हैं। अगर आपने बी फॉर्म किया है तो आप गेट दे सकते हैं, आप लाइफ साइंस से दे सकते हैं जिसका कोड आपका गेट में एक्सेल होता है, और आप दे सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से जिसका कोड आई थिंक आपका बीटी होता है, मुझे कंप्लीटली ध्यान नहीं है लेकिन बीटी शायद बायोटेक के लिए होता है। गेट भी दे सकते हैं, इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं और मोस्टली आपके अच्छे इंस्टीट्यूट कवर होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, गेट और गेट बी में जिन लोगों ने नीट के लिए अच्छे से पढ़ा है या इनका हुआ नहीं किसी वजह से, तो उनको एक अच्छा चांस यहाँ पर रहता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही इनसे इस कोर्स से आपको एम फार्मा में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत कमेंट में पूछते हैं, आपको एम टेक में मिल जाएगा। हाँ, गेट बी से अगर आप आईसीटी मुंबई में जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन एम फार्मा का कहीं शायद अवेलेबल होता है, मोस्टली एम टेक ही होता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट आप देखेंगे तो आपके वहीं रहेंगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ आपका रहे रहेगा, या फिर एम टेक रहेगा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप पढ़ेंगे वहीं, लेकिन एम फार्मा की जगह आप एम टेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। सी सेट पीजी एक एग्ज़ाम होता है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अलग अलग जगह पार्टिसिपेट्स करते हैं, और वो अपना एग्जाम होता है जिनका जीपेट कुछ पॉइंट से रहा है वो इस एग्जाम्स में अच्छा निकाल लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, तो काफ़ी सारी से हैदराबाद में है, वो सारी है। इसके अलावा बिट्स एचडी एग्ज़ाम, अपना बिट्स जो है आपका पिलानी हैदराबाद जो भी कैंपस है वो एक अपना एग्ज़ाम लेता है जिसको आप बिट्स एचडी एग्ज़ाम से जानते हो। ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो। एमडीयू है, कुछ और आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं। इसके अलावा एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ ये आपसे एमएससी फार्माकोलॉजी के लिए एग्ज़ाम लेता है, जिसमें आपकी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, फार्माकोलॉजी। सीटें कम है लेकिन फिर भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं और अच्छी रैंक से करते हैं। डी यू ई टी जे एन यू डबल ई, अगर आप किसी एमएससी की तरफ कोर्स में मूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसका लिंक फार्मा से हो, जैसे जेएनयू में आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मेडिसिन का एक कोर्स होता है जिसमें एमएससी होती है, उसका डायरेक्ट लिंक आपका एम फार्मा से है, और ज़्यादातर इसमें मेडकेम के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं, और आपका बेसिक्स जो है वो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारे आपके अलग अलग कोर्सेज हैं जहाँ पे होता है। कुछ स्टेट अपने एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे तेलंगाना है वो अपना एग्ज़ाम अलग लेता है एडमिशन के लिए, तो ये सारा आप जीपेट के बाद देख रहे हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शंस अभी मल्टीपल बचे रहते हैं। ठीक है, ये आपका 2022 का आपका ये था कि कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया, क्या हुआ, तो अब की बार ये नंबर 62,000 के करीब है, तो इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो नंबर बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लोग रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर अपना जो आगे उनको चाहिए कि कहीं पर उनको कुछ कोई प्रोजेक्ट करना है, वहाँ अच्छी रैंक चाहिए, कहीं एडमिशन लेना है, इसलिए लोग दोबारा दोबारा देते रहते हैं एग्ज़ाम। और ठीक भी है, किसी को अगर अपनी रैंक इंप्रूव करनी है तो देना चाहिए। तो आपको करना है कि आपको सबसे पहले क्लासेस बहुत ध्यान से सुननी है, आपको नोट्स बनाने हैं, और कुछ आपके टेबल्स या चार्ट्स हैं, वहाँ पर आपको 10 या 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन टेबल्स चार्ट को कहीं अलमीरा पे, अपनी वॉल पे
कहीं ऐसी जगह लगा लें ताकि जहां आप रोज उन्हें पढ़ सकें। अगर उससे बेटर अगर आप थोड़े डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट हैं तो आप उन नोट्स को अपने मोबाइल फ़ोन में रख लें। जब आपको टाइम लगे आप एक बार उन्हें दिन में एक बार देख के आप पढ़ लें। ये क्वेश्चंस आपको बहुत एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे कि अगर आपको गैस वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा करने पड़ रहे हैं तो आपकी ये क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक आप जो करते हो, आप रिवाइज टाइम पे नहीं करते हो। तो बेटर होगा कि आप अपना एक शेड्यूल बना लें। वीकली एक दिन सिलेक्ट कर लें कि मैंने एक वीक में जितना पढ़ा है उतना जो है आप रिवाइज करेंगे। और आप एक दिन रिवाइज कर लें वीक का, मंथली ना करें तो आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मंथली में बहुत सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप वीकली करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चलती रहेगी। और आपको कल पर नहीं टालना है। मीन्स अगर आपको कुछ काम मिला है तो आप आज ही कर लें। नेक्स्ट डे अगर आप सोचेंगे हो जाएगा तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम एक दिन आपके आगे होगा और आपका सब कुछ पेंडिंग होगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप जो है टालने वाला काम अब ना करें। So this is all about the GPAT and the classes. I hope you listen carefully. Thank you so much and all the best.